हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का क्लास 2 है। इससे पहले हमने कन्फ्यूशियस एंड प्लेटो के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट और सीजी सेट 2026 में अपीयर हो रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल है उनसे शुरू करते हैं कि तो जो अरस्तु है, इनका जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व में हुआ था मैसेडोनिया के स्टागिरा नामक स्थान पर। ठीक है, उन्हें स्टैगिराइड भी बोलते हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता निकोमेकस है एंड मैसेडोनिया के राजा एमिंटास द्वितीय के राजवैद्य थे। ठीक है, 17-18 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, प्लेटो को अकादमी में लगभग 20 वर्ष तक शिष्य रहे। तो प्लेटो की अकादमी जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें अरस्तु ने पूरे 20 साल तक पढ़ाई किया था। ठीक है, इसलिए उन्हें प्लेटो का क्या बोलते हैं, बौद्धिक पुत्र भी मानते हैं। और 342 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया राजकुमार जो सिकंदर है के गुरु शिक्षक नियुक्त हुआ। ठीक है, तो जो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरिस्टोटल हो जाएंगे, अरस्तु बन गए। ठीक है, और अरस्तु किसके शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य थे। उनके अकादमी में उन्होंने 20 साल तक पढ़ा था। उसके बाद सिकंदर के गुरु बन गए। ठीक है, इसके बाद एथेंस में अपना स्वयं का लीसियस विद्यालय, ठीक है, तो लीसियस नामक खुद का एक विद्यालय स्थापित किए थे। कहाँ पे, एथेंस में 335 ईसा पूर्व में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 335 ईसा पूर्व में एथेंस में अरस्तु ने लीसियम नामक एक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, जहाँ टहलते हुए पढ़ाने के कारण इसे परिपाटिक स्कूल भी माना गया। ठीक है, तो इसके अरस्तु ने अपने शिष्यों की सहायता से यूनान और अन्य क्षेत्रों की 158 नगर राज्यों के संविधान का क्या किया था, अध्ययन किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कितने नगर राज्यों का प्लेटो ने अध्ययन किया था संविधान का। तो ये 158 ठीक है, 158 नगर राज्यों का क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था और तुलनात्मक विश्लेषण किया। तो अरस्तु को क्या मानते हैं, इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक मानते हैं। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या माना, मास्टर साइंस का, क्योंकि यह मनुष्य के सर्वोच्च कल्याण, जो परम कल्याण है, उससे जुड़ती है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक तथा मास्टरमाइंड किसने और क्यों कहा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मास्टर साइंस टैग्स फाउंडिंग ईयर ऑफ लीसियम। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। इसके आगे और क्वेश्चन है कि इनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ था। लीसियम की इन्होंने स्थापना 335 ईसा पूर्व में किया था और 158 संविधानों को क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। तो मैंने कहा ये 4 चीज़ें जो है बार बार आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि 158 संविधान का अध्ययन किया था, लीसियम की स्थापना की थी, उनके जन्म और मास्टरमाइंड उन्हें किसने और क्यों कहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद उनकी मेथड्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट उनका स्टडी मेथड क्या है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मेथड है। अतीत की राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में उन्होंने वर्तमान को समझा। तो जो अतीत की राजनीतिक संस्थाएं, जो पुरानी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्तमान को समझने की कोशिश किया था। सेकेंड है इंडक्टिव एंड इंपीरियल मेथड। ठीक है, प्लेटो ने किसका, निगमनात्मक, ठीक है, और इन्होंने आगमनात्मक जो पद्धति है उनका यूज किया। ठीक है, तो तथ्यों के संकलन व अवलोकन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति के विपरीत है। तो इन्होंने आगमनात्मक और अनुभवजन्य पद्धति का स्थापना की यूज किया। और पहला ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। उसके बाद थर्ड है तुलनात्मक, कंपैरेटिव मेथड
आपको यूज़ किया 158 नगर राज्य के संविधानों का क्या करके तुलना करके। उसके बाद अपरोध एंड द्वंद्वात्मक, ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ किया है। किसी विषय पर परस्पर विरोधी विचारों को रखकर क्या करते हैं, सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स में इसका यूज़ किया। पॉलिटिक्स क्या है, उनकी बुक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट थ्रू स्टडी ऑफ पास्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जनरल कंक्लूजन ड्रॉज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, अपोजिट ऑफ प्लेटोज डिडक्टिव मेथड। तो प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया है और प्लेटो ने किसका किया है, इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। और इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी भी किया है किसका, 158 सिटी स्टेट का 158 कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद रीचिंग ट्रूथ बाय प्लेसिंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स अगेंस्ट ईच अदर यूज्ड इन पॉलिटिक्स। इसके बाद और क्या यूज़ किया इन्होंने, टेलियोलॉजी जो सोहित देशात्मक है, उद्देश्य मूलक पद्धति, उनका भी इन्होंने यूज़ किया है। तो हर वस्तु का एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। राज्य का भी क्या है, राज्य का लक्ष्य क्या है, उत्तम जीवन। तो उन्होंने टेलियोलॉजिकल मेथड का भी यूज़ किया। इसमें कहा कि हर वस्तु का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, और राज्य का भी क्या है, एक लक्ष्य है। किस चीज़ का, उत्तम जीवन का। इन्होंने 4 कॉजेस बताए हैं, ठीक है, उत्पादन कारण। तो मटेरियल कॉज, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंट कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज एंड फाइनल कॉज। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अरस्तु ने किस 4 कॉज की बात की है, स्वरूप मार्गी, ठीक है, 4 कारणों का सिद्धांत दिया है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो फर्स्ट में मटेरियल, सेकंड एफिशिएंट, थर्ड फॉर्मल एंड फोर्थ है फाइनल कॉज। तो यहाँ पे मटेरियल कॉज क्या हो जाएगा, लकड़ी, एफिशिएंट कॉज मेज बनाने वाली बढ़ाई क्या हो जाएगा, एंड फॉर्मल में मेज का डिजाइनर या विचार, फाइनल कॉज में मेज बनाने का उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना है कि मटेरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल एंड फाइनल, ये क्या है, 4 कॉज है अरस्तु के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मेज के उदाहरण के से 4 कारण समझाए, ठीक उसी तरह राज्य का भी एक अंतिम कारण है कि नागरिकों का सदाचारपूर्ण उत्तम जीवन, गुड लाइफ। जस्ट एज द टेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द 4 कॉजेज, द स्टेट फाइनल कॉज इज द सिटीजन्स वर्चुअस गुड लाइफ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मेज वाला ये एग्जाम्पल है मेज का, इसमें इसका अंतिम कॉज क्या है, फाइनल कॉज क्या है कि मेज बनाने का उद्देश्य, कि मेज अच्छा हो। पूरा मेज किससे बनेगा, अच्छा है, डिज़ाइनर बढ़ेगा, ये बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें मेज बनाने का एक उद्देश्य रखना है। इसी तरह जो स्टेट है उसका भी एक अंतिम फाइनल क्या है, फाइनल कॉज है कि ये नागरिकों को क्या देगा, एक वर्चुअस गुड लाइफ देने का क्या रख रहा है, लक्ष्य रख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है और उसकी प्रकृति है, इसे किस तरीके से देखा। तो जैसे परिवार से क्या बन रहा है, गांव से क्या बन रहा है, राज्य। तो राज्य के विकास का क्रम जो है परिवार, ग्राम, स्वाभाविक और स्वच्छशासी राज्य है। परिवार क्या है, मनुष्य की क्या है, प्रथम और स्वाभाविक संस्था जो दैनिक आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। उसके बाद ग्राम आ जाएगा, कई परिवारों का समूह, गैर दैनिक आवश्यकताएं जैसे आर्थिक, सामाजिक की पूर्ति करना है। इसके बाद राज्य हो जाएगा, गांव के समूह से निर्मित आत्मनिर्भर एवं स्वच्छशासी समुदाय जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण और श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना है। तो राज्य स्वभाव से क्या है, अस्तित्व में है, और मनुष्य स्वभाव में एक राजनीतिक प्राणी है। तो मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये क्या है, ये जो कोट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो जो व्यक्ति राज्य में नहीं रह सकता वह या तो पशु है या देवता है। ऐसा किसने कहा, क्योंकि वह समाज से स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट कोटेशन रहेगा जो अरस्तु ने दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद राज्य को क्या माना, तार्किक माना, लॉजिकल माना, दृष्टि से परिवार व व्यक्ति से पूर्व। तो ये व्यक्ति और परिवार से पहले माना किसे, राज्य को।
यद्यपि उत्पत्ति ओरिजिन में बाद में आता है, क्योंकि पूर्ण सदैव अंश से पहले होता है। तो इन्होंने कहा कि राज्य जो है परिवार और व्यक्ति से पहले आता है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, इसका कथन जो अरस्तु की सबसे दोहराई जाने वाली क्या है, उक्ति है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, डायरेक्टेड आस्क्ड इन पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हाथ शरीर से अलग होकर हाथ नहीं रह जाता, केवल नाम मात्र, वैसे ही व्यक्ति समाज से बाहर पूर्ण मनुष्य नहीं रह सकता। वह राज्य के तार्किक रूप से पूर्व होने का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एज अ हैंड, मतलब हम व्यक्ति को राज्य से अलग नहीं देख सकते। अगर वो अलग है तो हम उसे क्या मानेंगे, या तो वो पशु होगा या तो वो देवता के समान होगा जो राज्य से अलग रहता है। तो इस तरीके का अरस्तु का ये जगह, इंग्लिश में अगर देखना है तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम उनकी सिटीजनशिप की सिटीजन्स का थ्योरी पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो न्यायिक और विचार विमर्श मूलक कार्यों, न्यायिक व शासकीय पदों में भाग लेता है। केवल निवास स्थान में नागरिकता नहीं मिलती। तो इन्होंने नागरिकता भी कुछ लोगों को ही दी है जो न्यायिक विचार विमर्श मूलक कार्यों में क्या है, भाग लेते हैं। ठीक है, अरस्तु ने नागरिकता में महिलाओं, दासों, विदेशियों और श्रमिकों, शिल्पकारों को बाहर रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सद्गुण के अभ्यास है तो आवश्यक फुर्सत अवकाश उनके पास नहीं थी। आधुनिक व अरस्तु की नागरिकता में अंतर क्या है कि आधुनिक नागरिकता जन्म और निवास पर आधारित है, जो सार्वभौमिक अधिकार है। ठीक है, अरस्तु की नागरिकता क्या है, विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, और ये किस पे आधारित है, कर्तव्य पर आधारित है। तो श्रेष्ठ नागरिक के गुण श्रेष्ठ मनुष्य के गुणों के समान होता है, जिसमें विवेक, संयम, न्यायप्रियता, शासन करने व शासित होने दोनों की क्षमता होनी चाहिए। तो अरस्तु ने क्या कहा कि सिटीजन नागरिक उसी को माना जो एक्चुअली में राजनीति में भाग ले रहे हैं, जो न्यायिक और विचार विमर्श के कार्यों में भाग ले रहे हैं। इन्होंने विमेन्स और दास, विदेशी और जो श्रमिक है, जो शिल्पकार है, उन्हें श्रमिक से बाहर रखा। ये बोले कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये अपना जो माइंड है वो विचार विमर्श कार्यों में लगा सके। तो इन्हें क्या किया, इन्हें बाहर रखा। तो आधुनिक जो मॉडर्न सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो जन्म निवास के आधार पर है और ये यूनिवर्सल है। लेकिन अरस्तु का जो है वो किस पे है, ये विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है और कर्तव्य पर आधारित है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा अरस्तु और वर्तमान के जो नागरिकता का सिद्धांत है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो नागरिकता की परिभाषा में क्या, न्यायिक व विचार विमर्श कार्यों में भागीदारी वाक्यांश तथा नागरिकता से बहिष्कृत वर्गों की सूची में महिलाएं, दास, विदेशी और श्रमिक पर आधारित प्रश्न क्या है, बार बार आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा गया है कि विमेन, स्लेव्स, फॉरेनर्स एंड मैनुअल लेबर्स ये क्या है, बाहर रहेंगे। तो इंग्लिश में आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम उनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी पढ़ते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा को क्या माना, नैतिकता के आधार पर इसका सपोर्ट किया, किसका, दास प्रथा का। जबकि प्लेटो ने भी दास प्रथा के तत्व को स्वीकार किया पर उतना विस्तृत आधार नहीं दिया था। तो अरस्तु जो है दास प्रथा को सपोर्ट करते हैं, किसके आधार पर, नैतिकता के आधार पर। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही दास प्रकृति के होते हैं, जो उनमें विवेक, डेलिबरेटली फैकल्टी की कमी होती है। ठीक है, तो क्या की कमी होती है, विवेक की। इसीलिए वे सजीव यंत्र, उपकरण, लिविंग टूल के रूप में स्वामी के अधीन कार्य करने हेतु उपयुक्त है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति जन्म से ही दास प्रकृति के होते हैं। मतलब अरस्तु ने दास प्रथा को सपोर्ट किया है ये बोल के कि कुछ लोगों में विवेक की कमी होती है
और ये लिविंग टूल की तरह स्वामी के अधीन क्या करेंगे, काम करेंगे। दास व स्वामी के बीच का संबंध परस्पर लाभप्रद, म्यूचुअल बेनिफिशियल माना। जो पारिवारिक अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु क्या है, आवश्यक है। तो इन्होंने किस तरीके के माना, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल माना। दास के लिए भी ये बेनिफिशियल है और स्वामी के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। तो दोनों क्या है, ये संचालन में दोनों ही आवश्यक है। इनका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो क्या है कि यदि प्रत्येक उपकरण अपने कार्य कर सके तो स्वामियों के दासों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये उनका कथन है, ठीक है। फिर आधुनिक व अरस्तु की दास प्रथा में डिफरेंस क्या है कि आधुनिक दास प्रथा में दास को बेचा और खरीदा जाता था, लेकिन मानवोचित व्यवहार नहीं मिलता। तो अरस्तु के अनुसार दास क्या है, मानवीय गरिमा व सीमित अधिकार रखता था तथा योग्यता सिद्ध कर मुक्त भी हो सकता था। तो ये मेन डिफरेंस है आज के थ्योरी ऑफ स्लेवरी में एंड अरस्तु के स्लेवरी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर वो उसके अंदर विवेक आ जाता है तो ये क्या हो जाए, वो दास से मुक्त भी हो सकता है। तो एक PYQ क्वेश्चन कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों की सर्वाधिक आलोचना दास स्वभाव से दास होता है, तो नेचुरल स्लेव सिद्धांत पर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही ये सजीव लिविंग टूल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद, ठीक है, सामूहिक संपत्ति और नारी साम्य की तीव्र आलोचना की थी, लेकिन निजी संपत्ति का समर्थन किया था। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद का क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, और अरस्तु ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका सपोर्ट किया है। इनका तर्क दिया है कि निजी संपत्ति व्यक्ति में परिश्रम व उत्पादकता को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। सामूहिक संपत्ति में विवाद व उपेक्षा बढ़ती है, जो सबका है वह किसी का नहीं सिद्धांत, ठीक है। तो संपत्ति प्राप्ति के दो तरीके हैं, एक स्वाभाविक तरीका जिसमें कृषि, पशुपालन, गृह प्रबंधन ये सब करते हैं, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट के थ्रू, और दूसरा है अस्वाभाविक तरीका जिसमें व्यापार, वाणिज्य, विशिष्टता, सूदखोरी और ब्याज की अरस्तु ने निंदा की। तो उन्होंने स्वाभाविक तरीका को क्या माना, स्वाभाविक तरीका का सपोर्ट किया और इसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया दूसरे तरीके को, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है आप समझ सकते हो। तो अरस्तु का सुझाव क्या है, संपत्ति निजी हो, उसका उपयोग क्या है, सामूहिक सामाजिक हित में हो, मतलब स्वामित्व, निजी उपयोग साझा का मध्यम मार्ग होना चाहिए। तो ये निजी प्रॉपर्टी को भी क्या मान रहे हैं कि ये सामाजिक हित में होना चाहिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल, जैसे यदि सभी छात्रावास के कमरे सामूहिक संपत्ति घोषित कर दिए जाए तो कोई भी उनकी सफाई देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेगा। यही अरस्तु का साम्यवाद विरोधी तर्क है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बार बार आता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति का शासन है तो वो राजतंत्र हो जाएगा, और अगर कुछ लोगों का शासन है तो वो हो जाएगा कुलीन तंत्र, और वो बहुत मैनी लोगों का शासन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। तो इसे राजतंत्र मोनार्की, कुलीन तंत्र को एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी लगभग मध्यम वर्ग का शासन होगा जिसे पॉलिटी कहा, ठीक है। तो ये जो राजतंत्र है इसको किस तरीके का शासन माना, अत्याचारी माना, ठीक है। और कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी, इसको भी अल्पतंत्र, मतलब कुछ लोगों का शासन, ओलिगार्की, वो भी ठीक नहीं रहता। इसके बाद उन्होंने पॉलिटी को क्या सबसे ज़्यादा, ये प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, मॉब रूल सेंस का होता है, तो इन्होंने पॉलिटी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, सामान्य हित में शासन है, ठीक है, ये सामान्य हित में शासन है। और ये जो है स्वहित हेतु शासन है, मतलब ये जो है वो 6 तरीके का शासन, एक राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद अत्याचारी शासन जिसमें ट्रायनी, और अल्पतंत्र ओलिगार्की, प्रजातंत्र भीड़, डेमोक्रेसी, ये तो ये आपको याद रखना है।
ये जो है MAP आप ऐसे याद रख सकते हो मैप, और ये TOD, ठीक है, टॉड, मैप टॉड बोल के आप याद रख सकते हो। तो जो मैप है वो क्या है, सामान्य हित में है, और टॉड है जो है वो स्वहित में है, वो राजा के हित में है। ऐसे इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम शासकों की संख्या, शासन का उद्देश्य, सामान्य हित या स्वहित में होना चाहिए। तो वर्गीकरण का आधार क्या है, शासकों की संख्या और शासन का उद्देश्य, जो सामान्य हित या स्वहित में होगा। तो ये सामान्य हित है और ये जो है वो स्वहित में। अरस्तु के अनुसार ये जो पॉलिटी है जिसमें मध्यम वर्ग का प्रभुत्व होता है, ये व्यवहारिक रूप से क्या है, श्रेष्ठतम शासन प्रणाली है। तो आपको याद रखना है कि अरस्तु ने किस प्रकार के शासन प्रणाली को सपोर्ट किया है, उन्होंने पॉलिटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। पॉलिटी को सबसे श्रेष्ठ माना क्योंकि ये अभिजाततंत्र व प्रजातंत्र का मध्यम मार्ग मिश्रित संविधान है, ठीक है। इसके बाद ट्रायनी को अरस्तु ने सबसे बुरा, वर्स्ट माना। तो ये जो अत्याचारी शासन है, ट्रायनी है, इसको अरस्तु ने सबसे बुरा माना क्योंकि यह पूर्णतः स्वेच्छाचारी और एक व्यक्ति के स्वार्थ पर आधारित होता है, ठीक है। तो अगेन एक PYQ देख लेते हैं कि 6 शासन प्रणालियों की तालिका, जिसमें मोनार्की, ट्रायनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये भी जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है UGC नेट और CG सेट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 6 फॉर्म ऑफ शासन प्रणाली, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसे आप मैप टॉड करके याद कर सकते हो। इसे मैप, ठीक है, और ये आपका टॉड हो जाएगा। ये बुरा है, ये ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, पॉलिटी है, और सबसे बुरा अत्याचार, ये है, ठीक है। इसके बाद हम रूल ऑफ लॉ देखते हैं अरस्तु का। रूल ऑफ लॉ, इसमें अरस्तु के विधि का शासन मनुष्य के शासन से बेहतर। तो इन्होंने क्या माना कि विधि का जो शासन है वो मनुष्य के शासन से क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि विधि जो है राग द्वेष रहित बुद्धि, मतलब रीजन फ्री फ्रॉम पैशन। तो ये राग द्वेष से क्या मुक्त होता है, जबकि मनुष्य पर भावनाएं हावी होती है। तो इसीलिए विधि क्या है, ज़्यादा बेहतर है मनुष्य के शासन से। विधि व नीति, जो लॉ है और पॉलिसी है, दोनों में श्रेष्ठ भी विधि को माना, ठीक है। विधि सुसंगत नियम है, जबकि नीति जो है परिस्थितिजन्य निर्णय है। श्रेष्ठतम मनुष्य के गुण, न्याय व विवेक सभी सार्थक है जब वह विधि के अधीन रहकर शासन करे, अन्यथा वह भी क्या हो सकता है, निरंकुश बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने विधि को इम्पोर्टेंस दिया रैदर कि मनुष्य के शासन चले, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर भावनाएं क्या होती है, हावी होती है, इसलिए उन्होंने रूल का सपोर्ट किया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इन्होंने 2 प्रकार की बताए कि संपूर्ण शासन परिवर्तन, कंप्लीट चेंज ऑफ रिजीम, और दूसरा है वर्तमान शासन प्रणाली में आंशिक परिवर्तन, तो पार्शियल चेंज विद इन एग्जिस्टिंग रिजीम। तो इसका कारण क्या हो सकता है, असमानता हो सकती है, समानता की चाह के लिए, सम्मान के लिए, लाभ की भावना, भय, अवमानना, तिरस्कार, किसी वर्ग की असंगत या असंतुलित वृद्धि, ठीक है, डिस्प्रपोर्शिएशन ग्रोथ के लिए। शासकों को अन्यथा अन्याय व भेदभाव अगर हो तो लोग क्या कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना है कि एक तो कंप्लीट चेंज के बोले हैं और दूसरा पार्शियल चेंज, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा, इनइक्वालिटी, डिजायर फॉर इक्वालिटी, ऑनर, प्रॉफिट मोटिव, फियर, कंटेम्प्ट, disproportionate growth of a class, injustice, partiality by rulers। तो अगर ये चीज़ें हैं समाज में तो आप क्या कर सकते हो, क्रांति कर सकते हो, आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग जो शासन तंत्र है उसके लिए। उसके बाद इसे रोकने का भी उपाय उन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, उन्हें शिक्षा देना है, न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन करना है, संपत्ति का असमान संचय को रोकना है, विधि के शासन को बनाए रखना है, अगर समय पर छोटे असंतोष हो तो उनका समाधान करना है। तो ये उन्होंने सल्यूशन भी बताया कि स्ट्रेंथनिंग द मिडिल क्लास, स्प्रेडिंग एजुकेशन,
fair impartial administration, preventing unequal accumulation of wealth, maintaining rule of law and timely readdress of mind grievances। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या बताया है, सोल्यूशन भी बताया है। अरस्तु ने क्या बोला कि जो ओलिगार्की है, अल्पतंत्र है, और जो डेमोक्रेसी है में क्रांति की सर्वाधिक संभावना होती है, क्योंकि इनमें असमानता व अति स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। तो इन्होंने अल्पतंत्र और डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्रांति के होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी संगठन में यदि मध्यम स्तर के कर्मचारी वर्ग को समाप्त कर केवल शीर्ष व निम्न स्तर बचे तो टकराव बढ़ता है। इसी तरह राज्य में मध्यम वर्ग की मजबूती स्थिरता लाती है। ठीक है, तो मिडिल क्लास क्या है, स्टेबिलिटी है, उन्हें ठीक करना है, आपको ऐसे उन्हें स्ट्रेंथन करना है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, अरस्तु बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि क्रांति के दो प्रकार, कारण व निवारण की सूचियां बार बार पूछी जाती। तो मध्यम वर्ग को स्थिरता का आधार बताना अरस्तु का सर्वाधिक उद्धृत विचार है। तो ये मध्यम वर्ग को स्टेबल मानते हैं अगर अच्छा शासन तंत्र चाहिए तो। ठीक है, इसके बाद हम थ्योरी ऑफ जस्टिस देखते हैं कि सामान्य और सार्वभौम, जनरल एंड यूनिवर्सल जस्टिस, इसमें एथिक्स से संबंधित सद्गुणपूर्ण जीवन जीना है। ठीक है, उसका दूसरा क्या है, पर्टिकुलर जस्टिस, दो उपभाग। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक, करेक्टिव या रिमीडियल जस्टिस। तो पद, सम्मान, संपत्ति का वितरण किसके आधार पर होना चाहिए, योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, अनुपातिक समानता ना कि पूर्ण समानता। तो अनुपातिक होगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, पद, सम्मान और संपत्ति का वितरण जो है उनके योग्यता और के अनुपात में ही होगा। और दूसरा क्या है, करेक्टिव, रिमीडियल जस्टिस, तो पक्षों के बीच हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना व समानता स्थापित करना, तो न्यायालय के द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुधारात्मक, करेक्टिव, रिमीडियल जस्टिस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो वितरणात्मक जो न्याय है, एक कंपनी में अधिक योगदान देने वाले कर्मचारी को अधिक बोनस मिलना, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। और सुधारात्मक क्या होगा कि यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति का नुकसान पहुंचाए तो न्यायपालिका उसे क्या दे, क्षतिपूर्ति दे। तो ये प्रॉपर्टी, द कोर्ट ऑर्डर, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो तरीके का, एक यूनिवर्सल जो जनरल जस्टिस है और दूसरा जो है पर्टिकुलर जस्टिस होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव रिमेडियल जस्टिस आ जाता है। तो जो वितरणात्मक है इसमें आपको याद रखना चाहिए ये योग्यता के अनुपात में होगा, और जो दूसरा है सुधारात्मक, ये किस तरीके से होगा कि क्षतिपूर्ति, किसी को हानि हुई है तो उसे क्षतिपूर्ति देके आपको उसका रेमेडी, उसका जस्टिस करना है। तो आप इंग्लिश में ये देख सकते हो कि एक यूनिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद उनका एजुकेशन, अरिस्टोटल का एजुकेशन ऑफ थ्योरी, तो इन्होंने शिक्षा क्या है, नागरिकों में सद्गुण, वर्च्यू का क्या करता है, विकास करता है, उन्हें अच्छा जीवन, ठीक है, उन्हें अच्छा जीवन देता है, आत्म साक्षात्कार और परम कल्याण की ओर क्या ले जाता है, मतलब व्यक्ति को क्या करता है, ये पूर्ण बनाता है। कौन, शिक्षा। तो शिक्षा राज्य का क्या है, एक अनिवार्य दायित्व है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य में अच्छी शिक्षा देना। ये प्लेटो से मिलता जुलता विचार भी है, परंतु अरस्तु ने इसे पारिवारिक भूमिका का भी महत्व दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा को आयु वर्ग अनुसार, मतलब जो आयु है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्तर होगा। पहली वो फिजिकल शिक्षा लेंगे, फिर संगीत, कला, बौद्धिक, नैतिक कला, ऐसे इस तरीके का क्रम होगा अलग अलग। उसके बाद व्यावसायिक शिल्प शिक्षा संबंधी को अरस्तु ने गौण या निम्न स्तर माना, क्योंकि यह फुर्सत जो लेबर में है, जो सद्गुण विकासित हो आवश्यक है। तो ये भी उन्होंने बताया है। आप इधर इंग्लिश में देख सकते हो कि उन्होंने क्या माना, उनका एजुकेशन का जो एम है, टू कल्टिवेट वर्च्यू इन सिटीजन्स, लीडिंग देम टूवर्ड्स द गुड लाइफ। ठीक है, और एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ स्टेट माना। और क्या है, एजुकेशन वॉज स्ट्रक्चर बाय एज ग्रुप, तो ये एज ग्रुप के अनुसार स्ट्रक्चर होगा।
जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड इंटेलेक्चुअल मॉरल एजुकेशन दिया जाएगा। और लास्ट में उन्होंने वोकेशनल मैकेनिकल एजुकेशन भी बताया। ठीक है, तो इस तरीके का अरिस्टोटल का क्या है, ये एजुकेशन है। उसके बाद उनका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट में आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, तो अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है, पूर्णतः काल्पनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और यथार्थ है। तो इन्होंने प्रैक्टिकेबल एंड रियलिस्टिक जो शासन व्यवस्था है, आइडियल स्टेट है, उनकी बात की है। ये प्लेटो के जो रिपब्लिक में उन्होंने आइडियल स्टेट बताई थी उससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उन्होंने उसमें काल्पनिक यूटोपियन टाइप्स का उन्होंने आइडिया दिया है। लेकिन अरस्तु ने एक प्रैक्टिकेबल रियलिस्टिक के शासन के बारे में बताया कि आदर्श राज्य की जनसंख्या न अधिक बड़ी हो न अत्यंत छोटी, इतनी ही हो कि नागरिक एक दूसरे को जान सके, सेल्फ सफिशिएंट तो इन्होंने सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक दृष्टि क्या माना कि समुद्र के पास होना चाहिए किंतु आत्मनिर्भर और सुरक्षित स्थान। आदर्श राज्य में शासन प्रणाली क्या होगी, पॉलिटी होगी, मतलब मध्यवर्ग प्रधान मिश्रित संविधान होनी चाहिए। तो पॉलिटी शासन व्यवस्था पॉलिटी होगा और ये समुद्र के पास होगा, ऐसा वो मान रहे हैं कि, और जनसंख्या भी ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि सब लोग एक दूसरे को जान सके। और उन्होंने क्या माना कि ये प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक की बात की है। ठीक है, उसके बाद इनका अगर हम डिफरेंस देखें अरस्तु और प्लेटो में, तो इनकी जो समानता है वो राज्य को क्या मान रहे हैं, एक नैतिक संस्था मान रहे हैं। ठीक है, और दोनों ने दास प्रथा को स्वीकार किया, दोनों कानून के महत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन असमानता क्या है, प्लेटो ने निगमनात्मक डिडक्टिव और अरस्तु ने इंडक्टिव का मेथड जो है वो अलग अलग यूज किया। ठीक है, और प्लेटो ने आदर्श वाली जो आइडियलिस्टिक यूटोपियन स्टेट है उसको सही माना। ठीक है, लेकिन अरस्तु ने एक रियलिस्टिक स्टेट की बात की। प्लेटो ने क्या, दार्शनिक राजा, ये ज्ञान श्रेष्ठ है। ठीक है, और अरस्तु जो है विधि पर शासन करते हैं। तो प्लेटो जो है वो राज्य का शासन मानते हैं, जबकि अरस्तु जो है विधि का शासन मानते हैं। तो और ये बोले कि दार्शनिक राजा से बेहतर होगा क्या, विधि का शासन। इसके बाद प्लेटो जो है वो शासक वर्ग हेतु साम्यवाद, जिसमें सामूहिक संपत्ति और नारी, ये इसके ऊपर साम्यवाद लगाया है शासक वर्ग के ऊपर। और अरस्तु क्या बोल रहे हैं कि निजी संपत्ति का समर्थन किए और साम्यवाद का विरोध किए। लेकिन प्लेटो साम्यवाद बनाए रखे शासक वर्ग के ऊपर, संपत्ति और नारी का। और दूसरा और क्या है कि प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्शवादी और अरस्तु जो है पॉलिटिक्स 158 ऐसे अनुभव सिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि समानता है, दोनों नगर राज्य को स्वाभाविक और सर्वोच्च संस्था मानते हैं। दोनों राज्य के नैतिक उद्देश्य जो है वो सद्गुण जीवन जीने पर बल देते हैं। दोनों शिक्षक को राज्य का क्या मान रहे, दायित्व मानते हैं। दोनों मध्यम मार्ग के ही पक्षधर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद PYQ जो बार बार आया हुआ है, अरस्तु प्लेटो तुलना पर आधारित प्रश्न, जैसे निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति, आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर बुक्स एंड थॉट्स। तो यहाँ पे उनकी मेजर बुक्स क्या हो जाएगी, उनकी मेजर बुक है पॉलिटी, निकोमैचिन, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा और आत्मा पर, फिजिक्स, डे एनिमा। ठीक है, आत्मा पर, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिहॉरेटेरिक, पोएटिक टॉपिक्स, कैटेगोरियल, ये भी क्या है उनकी बुक हो जाएगी। तो पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या बात की है, राज्य, नागरिकता, संविधान का वर्गीकरण, ये मूल राजनीतिक विचारों का स्रोत है। और 8 पुस्तकों में विभाजित है। तो जो पॉलिटी बुक है वो कितने भागों में विभाजित है, 8 पुस्तकों में विभाजित है। उसके बाद निकोमैचिन जो है, निकोमैचिन बुक, इसमें नैतिकता, सद्गुण और सामान्य न्याय, एथिक्स, वर्चू की बात की है। उसके बाद तत्वमीमांसा जो मेटाफिजिक्स है, उसमें उन्होंने दर्शन शास्त्र और 4 कारणों का सिद्धांत दिया था। ठीक है,
तो हमने ऊपर पढ़ा है 4 कारण, जिसमें अंतिम फाइनल क्या है स्टेट का, कि एक सद्गुण व्यक्ति का निर्माण करना है, एक व्यक्ति को अच्छा जीवन देना है। ठीक है, इसके बाद तो ये 3 बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, पॉलिटिक्स एंड निकोमैचिन, एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो ये बुक आपको याद रखना है। उसके बाद अरस्तु की रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा, कि एक्सप्लोरेटरी, इंडक्टिव एंड एनालिटिकल। अरस्तु को कवि के रूप में देखा, हर्मियस को समर्पित, द सॉन्ग फॉर वर्च्यू। ठीक है, इसके बाद हम तो ये पीवाईक्यू में यही है कि ये जो पॉलिटी है और निकोमैचिन है इसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अतिरिक्त में क्या आ जाएगा कि निकोलो मैकियावेली परिवर्तित है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। और अगर इसका रिपीट करूं तो अरस्तु, ये इसका रिवीजन, कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों बोल रहे हैं, कि उन्होंने राजनीति का क्या किया, व्यवस्थित, अनुभवजन्य और तुलनात्मक अध्ययन, 158 संविधान प्रस्तुत किए, वैज्ञानिक अनुशासन का रूप दिया। मतलब इन्होंने एक स्ट्रक्चरल रूप दिया पॉलिटिकल साइंस को, इसलिए उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक मानते हैं। और दूसरा क्या है, राज्य को तार्किक रूप से प्रायर, पूर्व क्यों कहा गया, क्योंकि पूर्ण सदैव अंश से पूर्व होता है, व्यक्ति की पूर्णता राज्य समाज में ही संभव है। तो ये आपका ये हो जाएगा। अब हम मैकियावेली के बारे में देखेंगे आज। ठीक है, मैकियावेली के बारे में मतलब आज हम लोग अरिस्टोटल, अरस्तु और मैकियावेली दोनों को एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंप्लीट किया था अरस्तु को, अब हम मैकियावेली को देखेंगे। ठीक है, तो मैकियावेली ये जो है आधुनिक युग के क्या है, निकोलो मैकियावेली, इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में। ठीक है, ये संपन्न परिवार से आता था और इनका जन्म किस टाइम हुआ था, इटली के जो रिनंसिएशन पीरियड थे, जो पुनर्जागरण आंदोलन हो रहा था, उस समय मैकियावेली का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में फ्लोरेंस के शासक जो लोरेंजो डी मेडिसी थे को समर्पित थी। ठीक है, तो फ्लोरेंस के राजा को समर्पित थे क्या, मैकियावेली की बुक द प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभागी राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च व महान उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने क्या माना है, महान माना है। ठीक है, इसे सर्वोच्च और महान उद्देश्य माना। तो मैकियावेली ने फ्लोरेंस की जो नागरिक सेना है, सिटीजन्स आर्मी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम इसका कोट देखते हैं कि डर्निंग ने मैकियावेली को अपने युग का क्या कहा है, शिशु कहा है। और सेबाइन के अनुसार मैकियावेली कुछ वर्षों बाद पैदा होते तो उसके विचार क्या होते, अलग होते, क्योंकि उनका जो जन्म है किस टाइम हो रहा है, इटली के पुनर्जागरण के कारण। मतलब उस टाइम इटली में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो इस कारण से ये 2 अलग अलग मत है, एक सेबाइन ने दिया है और एक डर्निंग ने दिया है। तो सेबाइन ने क्या दिया है, सेबाइन बोल रहे हैं कि अगर मैकियावेली कुछ वर्षों बाद पैदा होते, मतलब ये रिनंसिएशन पीरियड के बाद होते, तो उनका जो थॉट है, उनका जो ये आइडिया है वो बहुत ज़्यादा अलग होता अभी जो वो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो डर्निंग है वो क्या बोल रहे हैं, वो अपने युग का क्या है, शिशु है, अपने युग का शिशु है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पीवाईक्यू में देख लेते हैं कि जन्म तिथि जो है वो 3 मई 1469 फ्लोरेंस, द प्रिंस को समर्पण लोरेंजो डी मेडिसी को। हीगल का कथन है, ये तीनों जो क्वेश्चन है बार बार, मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये क्या है, बार बार आ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम उनके बैकग्राउंड्स ऑफ हिज थॉट्स को देख लेते हैं। मैकियावेली जो है वो समय यूरोप में तीव्र राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, मतलब यूरोप में उस टाइम क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, उस टाइम बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, संघर्ष चल रहा था। उस समय में मैकियावेली का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। तो उस टाइम क्या था, सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता, तो एब्सोल्यूट मोनार्की का विकास हो रहा था। ठीक है, तो चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था तथा एक नए वाणिज्यिक व्यापारिक वर्ग जो कमर्शियल क्लास है उसका उदय हो रहा था। ठीक है, तो समुद्री यात्राओं वो यागेस का विकास, ठीक है, समुद्री यात्राओं तथा छापे खाने की मशीन,
प्रिंटिंग प्रेस का भी विकास, जिससे विचारों का क्या हो रहा था, तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, इसमें PYQ है कि पृष्ठभूमि के 3 प्रमुख कारण। तो सामंतवाद का पतन, ठीक है, चर्च का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। सामंतवाद, चर्च और वाणिज्यिक वर्ग का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि जो मैकियावेली है उसके बैकग्राउंड थॉट्स के जो बैकग्राउंड है उसमें क्या क्या था। तो ये याद रखना है कि सामंतवाद का पतन, चर्च का हर्ष और जो है वाणिज्यिक युग का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। तो वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था, इसलिए उनका, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसके बाद जो पर्पस है एंड ह्यूमन नेचर है उसके बारे में देखते हैं कि पर्पस क्या है, कि उनका व्यवहारिक प्रैक्टिकल था कि इटली में क्या है, एकता का निर्माण करना, ठीक है, और इटली को क्या बनाना है, शक्तिशाली बनाना उनका क्या था, उद्देश्य था मैकियावेली का। तो सरोकार राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत सैद्धांतिक प्रश्नों से नहीं बल्कि पूर्ण मतलब पूरी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे उनका वो आधारित था। ठीक है, तो पर्पस क्या था, एम वॉज एंटायरली प्रैक्टिकल टू unify Italy and make it powerful. So his concern was not the traditional theory question of political science but entirely practical questions. तो ये इसके बाद हम देखते हैं कि वो मानव स्वभाव को क्या माना। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव क्या है, स्वार्थी है, लालची है और डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की क्या करना है, रक्षा करना है। तो ह्यूमन नेचर इज बेसिकली सेल्फिश, ग्रिडी एंड कावर्डली का है। ठीक है, मैन्स बेसिक गोल इज टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी। तो संपत्ति की रक्षा हेतु ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को क्या करना है, नियंत्रित करने हेतु भय और प्रेम दोनों का यूज करना है। ठीक है, तो यूज बोथ फियर एंड लव टू कंट्रोल सच सेल्फिश इंडिविजुअल्स। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को क्या माना, यूनिवर्सल माना, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी यह गुण हर काल में क्या है, समान, काल व स्थान में क्या रहता है, समान रहता है। तो मैकियावेली हेल्ड ह्यूमन nature to be universal since man is inherent selfish across all times and places. तो मैकियावेली ने मानव को क्या माना, स्वार्थी माना, ठीक है, लालची माना। इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मैकियावेली का कोट है कि व्यक्ति अपने पिता के मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन याद रखता है। तो ये कोट आपको अच्छे से लिख के रखो, आता है, मतलब इस तरीके का कोट आपको ध्यान में रखना है, कुछ कोट्स हर एक थिंकर्स का, क्योंकि आता है ना। उसके बाद हम PYQ देखते हैं कि उसका उदाहरण है कि पिता की मृत्यु और संपत्ति का विनाश। ये जो है ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सद्गुण एवं भाग्य। तो मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण वर्च्यू का सहारा लेना चाहिए, भाग्य फॉर्चून का नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि राजा को सद्गुण का साथ लेना है, भाग्य का नहीं, फॉर्चून का नहीं, क्योंकि सद्गुण शक्ति कौशल बल द्वारा विपरीत परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाढ़ के आने से पहले बांध बनाकर उनका प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है। भाग्य को वश में करने का रूपक, वैसे ही योग्य शासक विपरीत भाग्य को भी सद्गुण कौशल से वश में कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं, राजा को क्या भाग्य के जो भाग्य है उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए बल्कि अपने खुद के सद्गुण का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद बर्लिन के अनुसार राजनीति और नैतिकता का संबंध, ठीक है। तो नैतिकता को दो तरीके से देखा। बर्लिन ने की रचना जो है वो दी ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ठीक है। तो बर्लिन ने क्या माना कि मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया था तथा राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया है, ठीक है। तो मैकियावेली के अनुसार राजा का नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों के से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। तो मैकियावेली ने क्या कहा कि राजा के ऊपर नैतिक मानदंड लागू नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो राज्य के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा।
और राज्य को पावरफुल बनाना है तो उन्हें नैतिक मानदंड उसके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ किसके ऊपर लागू होगा? मानव के ऊपर, क्योंकि वो क्या माना, मैकियावेली ने उन्हें क्या माना है? सेल्फिश माना है, उन्हें स्वार्थी माना है, जो सिर्फ अपने संपत्ति की रक्षा उनका गोल होता है। ठीक है, उसके बाद नैतिकता के मानदंड यहाँ पे किस पर लागू हो रहे हैं? व्यक्ति के ऊपर। उसने नैतिकता की नई परिभाषा दी कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है वो नैतिक ही होगा। तो मैकियावेली अनैतिक नहीं है, बल्कि नैतिकता से क्या है? तटस्थ है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो PYQ क्वेश्चन में क्या आया है कि मैकियावेली अनैतिक नहीं अपितु नैतिकता से तटस्थ है। यह भेद जो है इमोरल वर्सेस अमोरल परीक्षा में सबसे भ्रामक सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो मैकियावेली ने धर्म और राजनीति से में स्पष्ट विभाजन किया तथा पंथ निरपेक्ष जो सिक्यूलर है राजनीति का आधार रखा। उसने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया। तो यहीं से जो धर्मनिरपेक्ष जो पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता जो सिक्युलरिज्म है वो कहाँ से आता है। तो ये मैकियावेली ने दिया है कि यहीं से उन्होंने पॉलिटिक्स, राजनीति और धर्म को क्या किया? अलग माना। ठीक है, मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न ना हो तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर क्या करना है? आक्रमण न किया जाए। ठीक है, उनके अनुसार राजा को धर्म का क्या राजनीतिक प्रयोग करना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करना है? धर्म का यूज करके करना है, धर्म का राजनीतिक प्रयोग करके करना है, लेकिन खुद धार्मिक नहीं होना है। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा ना हो। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। इसने इटली से नैतिक तो मॉरल डिक्लाइन के लिए चर्च को क्या माना? जिम्मेदार माना। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक नेता राजनेता जनता के सामने धार्मिक अवसरों पर उपस्थित होकर धार्मिक दिखता है, परंतु नीति निर्णय पूर्णतः व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और पॉलिटिक्स के आधार पर ही लेता है। यही क्या है? धर्म का राजनीतिक प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि वो क्या माना? पॉलिटिक्स और रिलीजन ये क्या है? अलग अलग होंगे। राजा जनता को क्या करेगा? कंट्रोल करने के लिए धर्म का प्रयोग कर सकता है, लेकिन खुद धर्म का नहीं मानेगा, वो खुद नैतिक नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहा। इसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो द डिस्कोर्सेस भी इनकी बुक है जो बार बार आता भी है। इसमें कहा कि रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसीलिए निर्माता का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित रखे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस द डिस्कोर्सेस में शासन पद्धति का वर्णन किया। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा जो केंद्रीकृत राजतंत्र का समर्थन किया, और द डिस्कोर्सेस में उन्होंने गणतंत्री शासन रिपब्लिक का भी शासन का समर्थन किया। तो ये आपको याद रखना है कि द प्रिंस में उन्होंने किस चीज़ को माना? केंद्रीकृत राजतंत्र, और द डिस्कोर्सेस में उन्होंने रिपब्लिक का समर्थन किया। तो ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से याद कर रखना है कि उन्हें स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में द प्रिंस में उन्होंने क्या को सपोर्ट किया था? सेंट्रलाइज मोनार्की को, और फिर बाद में रिपब्लिकन स्टेट को माना था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना, और बाद में सैद्धांतिक रूप में गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि गणतंत्रीय शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। फिर उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक व्यक्ति के विवेक से क्या है? महत्वपूर्ण है। उसने स्पष्ट कहा कि गणतांत्रिक शासन का श्रेष्ठ उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन PYQ आया हुआ है कि द प्रिंस में उन्होंने किस तरीके की बात की है? एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की की बात की है, और द डिस्कोर्सेस में उन्होंने गणतंत्र
और स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उनका शक्ति के ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि मैकियावेली के लिए शक्ति क्या है? अर्जन राजनीति का एक मूल्य उद्देश्य है। शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल्य उद्देश्य है। तो विचारों में शक्ति राजनीति जो पावर पॉलिटिक्स का समर्थन है उससे सेंट्रलाइज पावर का समर्थन। ठीक है, बल का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। हिंसा का उपयोग शीघ्रता से बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए, ना कि लंबे समय तक टुकड़ों में। मैकियावेली ने किसी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया। साध्य साधन को उचित ठहराता है। उसके बाद उनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचारों के शुरुआती बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता और गणतांत्रिक जैसे राजनीतिक विचारों को रूपरेखा रखी है। तो ये की कॉन्सेप्ट है, आपको याद ध्यान रखना है। ठीक है, मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद को अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। ठीक है, और उसने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या? नागरिक सेना का भी समर्थन किया, सिटीजन्स आर्मी का भी किया। ठीक है, इनकी कुछ मेजर बुक्स में क्या है वो देख लेते हैं। तो द प्रिंस जो है 1532 में आया। इसमें उन्होंने शासन कला की बात की है। ठीक है, शक्तिशाली केंद्रीकृत राजतंत्र का समर्थन किया जो लॉरेंजो डी मेडिसी को क्या है? समर्पित था। उसके बाद द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, तो ये 1531 में आया था। इसमें लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता डेमोक्रेसी जो गणतंत्रीय राज्य का समर्थन किया। तो ये आपको गलत है, यहाँ पे रिपब्लिकन आ जाएगा। ठीक है, रिपब्लिकन। उसके बाद द आर्ट ऑफ वॉर, इसमें उन्होंने 1521 में नागरिक सेना, ठीक है, सिटीजन्स आर्मी के निर्माण की बात की। किसमें? द आर्ट ऑफ वॉर में। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, अगेन ये 1532 में फ्लोरेंस के इतिहास व राजनीतिक घटना का वर्णन है। तो आपको यहाँ पे 4 ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष 1532, 1531, 1521 और 1532, तो इनके विषय का मिलान करना है। मतलब यहाँ पे डेट और जो डेट आता है पूछा गया है। ठीक है, डेट और उन बुक कौन से ईयर में आया है, ईयर आपको पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये भी आता है कि कौन से बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, गणतंत्र में क्या और अत्याचारी, ये सब। ठीक है, तो मैकियावेली ने भी अरस्तू की भांति क्या किया? 6 रूपों, 3 शुद्ध और 3 विकृत का। तो जैसे वहाँ पे पिछले तो हमने अरस्तू में पढ़ा था कि एक सामान्य हित में होगा और एक स्वहित, मतलब जो राजा के हित में। तो जो सामान्य हित में होगा वो बेहतर शासन व्यवस्था होगा, और जो राजा या स्वहित में होगा वो जो है वो विकृत रूप होगा शासन का। तो यहाँ पे मैकियावेली ने क्या माना? राजतंत्र और गणतंत्र को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था माना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मैकियावेली ने गणतंत्र जो रिपब्लिक है, जो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का गुणात्मक मिश्रण है, इसको तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी और स्थायी माना। ठीक है, इसमें क्या है? भ्रष्टाचार कम होता है। तो आपको 6 शासन रूपों की तालिका ये जो है उसको याद रखना है। ठीक है, ये मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड रिपब्लिक, वहाँ पे हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, एंड इधर ये सेम रहेगा। जो अरस्तू का जो वो विकृत है ये सेम है, यहाँ पे बस पॉलिटी आ जाएगा अरस्तू में, और बाकी ये किसका है? मैकियावेली का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। मैकियावेली को क्या माना? आधुनिक राजनीति का जनक माना। ठीक है, डनिंग ने उसे क्या कहा? कि मध्य युग और आधुनिक युग का शिशु है। ठीक है, और प्रोफेसर जॉन्स ने क्या कहा? ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बोंदा जो है, जीन बोंदा, मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह करता है, केवल इसलिए कि जहाँ मैकियावेली आधुनिक रूप युग के भवन तक पहुँच गया। ठीक है, इसके बाद तो
तो ये कुछ कोट्स है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो बस आपको ऊपर से पढ़ लेना है, बिकॉज कई बार आ भी जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम द प्रिंस के पढ़ते हैं कि ये जो है 26वें अध्याय, ठीक है, मैकियावेली ने क्या बताया कि राजा को किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो राजा जैसे दिखे वैसे होना नहीं चाहिए। राजा को सद्गुणी, धर्मनिरपेक्ष, उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर क्या करना है, छल भी करना है, धोखा भी करना है और बल प्रयोग भी करना है। और शेर जैसे बहादुरी और लोमड़ी जैसे चालाकी जैसे गुणों को उचित माना किसने, मैकियावेली ने, ठीक है। और यहाँ पे कहा टू यूज फोर्स रूथलेसली, तो निष्ठुरतापूर्वक बल का प्रयोग भी करना है। उसके बाद प्रचार और धर्म, उनके व्यवहारिक प्रयोग में बल के प्रयोग को अनावश्यक बनाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है द प्रिंस में कि राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप ये देख लेना कि उन्हें शेर जैसे बहादुरी और लोमड़ी जैसे चालाकी तथा राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट कोट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा तो उन्होंने क्या कहा कि भाड़े के सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपना खुद का एक प्रशिक्षित नियमित राष्ट्रीय सेना होना चाहिए। माइकल फोस्टर क्या बोल रहे हैं कि प्लेटो के लिए राज्य विस्तार की भावना जहाँ राज्य के रोग का लक्षण है, वहाँ मैकियावेली के लिए राज्य विस्तार राज्य के स्वास्थ्य का लक्षण है। तो ये प्लेटो और मैकियावेली में कुछ डिफरेंस है कि प्लेटो ने कभी भी राज्य विस्तार की बात नहीं की, लेकिन प्लेटो बोल रहे हैं कि आपको राज्य विस्तार करना है, ठीक है। उसके बाद माइकल फोस्टर, तो ये PYQ आया है, ये PYQ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद राजनीतिक विचारों में तो यहाँ पे रिवीजन क्या है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने धर्म और नैतिकता से पृथक कर पूर्णतः व्यवहारिक, मतलब पूरे तरीके से प्रैक्टिकल विश्लेषित किया, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र राज्य जैसी क्या कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट दिए मैकियावेली ने। इसीलिए उन्हें क्या मान रहे हैं कि आधुनिक राजनीति का जनक, आधुनिक, ठीक है। और राजनीति विज्ञान का जनक बोलेंगे तो अरस्तु होगा, लेकिन आधुनिक राजनीति का जनक बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, मैकियावेली आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है उनका कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैकियावेली ने अनैतिक के बजाय नैतिक तटस्थता, ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने नैतिकता को अस्वीकार नहीं किया बल्कि नई भाषा से कि राजा को शक्तिशाली बनाने वाली कोई भी कार्य नैतिक माना, और नैतिक मानदंड सिर्फ आम लोगों, आम नागरिकों पर क्या होगा, आम नागरिकों पर लागू होगा, शासक पर नहीं। इसलिए उन्हें कहा कि नैतिक तटस्थता क्यों कहा जाता है। उसके बाद द प्रिंस और डिस्कोर्सेस, तो द प्रिंस में क्या माना है कि उन्होंने शक्तिशाली केंद्रीकृत राजतंत्र का समर्थन किया, और द डिस्कोर्सेस में उन्होंने गणतंत्र और स्वतंत्रता का समर्थन किया, ठीक है। तो मैकियावेली ने राजा को धर्म के प्रति क्या रवैया अपनाने की सलाह दी है कि राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए तथा धार्मिक दिखना भी चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को शासन और औजार के रूप में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इस तरीके से जो मैकियावेली है उनके पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।